बच्चों तो आज हम वेक्टर पढ़ेंगे, हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। वेक्टर्स एक्चुअली आपको कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, अदरवाइज ये मैथमेटिकल टूल्स की तरह होते हैं जो आपको फिजिक्स में अलग अलग जगह पर क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे, ठीक है। तो देखिए वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, आपको देखना है कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो देखिए स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो स्केलर्स क्या हैं ये आप अब जानते हैं। स्केलर्स दोज क्वांटिटीज which do not require direction, है ना। only magnitude ठीक है is sufficient, ठीक है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे हम देखें टाइम, मास, टाइम हो गया, मास हो गया, लेंथ, डिस्टेंस, वॉल्यूम, है ना, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, पोटेंशियल एंड एनर्जी, वर्क एटसेट्रा। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, बट एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटीज स्केलर्स में आती हैं, ठीक है। फिर देखते हैं वेक्टर्स। बच्चों वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत होती है, डायरेक्शन की। किसकी जरूरत होती है, डायरेक्शन। अच्छा एक और चीज बच्चों, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, तभी कोई क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी। जैसे देखो करंट, इलेक्ट्रिक करंट में हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी मानी जाती है, स्केलर, है ना। प्रेशर हो तो बच्चे फोर्स अपॉन एरिया, बट प्रेशर की डायरेक्शन वेल डिफाइंड होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया, सरफेस, इसलिए प्रेशर कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो बच्चों देखो वेक्टर्स क्या होंगे, दोज क्वांटिटीज which require both, है ना, क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, एंड दे ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। ये बच्चे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको तभी मिलेगी। अब देखिए कहां से एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल बच्चे डिस्प्लेसमेंट, है ना, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एटसेट्रा। कम से कम आपको इतनी चीजें पता होना चाहिए। सिमिलरली बच्चों एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस पर
जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम आउटवर्ड्स, इट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इतना हमें पता होना चाहिए, राइट। अब देखिए बच्चों इसके आगे, अब पढ़ते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो बच्चों वेक्टर्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है ना। जैसे इक्वल वेक्टर है ना। इक्वल वेक्टर क्या होंगे? वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो, उनको हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है ना। सपोज बच्चे ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अब ध्यान देना, वेक्टर को कैसे नोट करते हैं बच्चे? किसी भी नंबर के ऊपर एरो लगाया जाता है। तो इफ इनका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी है एंड डायरेक्शन सेम है, सेम, सो हम बोलेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, है ना। फिर दूसरा होता है बच्चे अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अपोजिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होते हैं बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है ना। तो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? जैसे मान लो बच्चे एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों की सपोज लेंथ सेम है, तो हम बोलेंगे कि मॉड ऑफ ए है ना इक्वल टू क्या बच्चे? मॉड ऑफ बी, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन इज अपोजिट, सो वेक्टर ए को हम लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। क्लियर? थर्ड होता है बच्चे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट डायरेक्शन सेम होगी। डायरेक्शन क्या होगी? सेम। तो थर्ड लिखते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। ठीक है, क्या होगा? सेम डायरेक्शन। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड में बी सेम और डिफरेंट। है ना। तो जैसे मान लो बच्चों एक वेक्टर है ए, दूसरा ये वेक्टर है बी, तो ये पैरेलल वेक्टर हुए, है ना। तो बच्चों एवरी इक्वल वेक्टर विल बी पैरेलल वेक्टर, बट पैरेलल वेक्टर्स मे बी इक्वल वेक्टर और नॉट। ठीक है, फिर एंटी पैरेलल में क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अनइक्वल वेक्टर, इससे बच्चे मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकता है, या दोनों डिफरेंट हो सकता है ना। तो क्या हो सकता है? डिफरेंट मैग्नीट्यूड ये हो सकता है, और डिफरेंट डायरेक्शन
और बोथ, है ना, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर डिफरेंट। तो बच्चे अगर मान लो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है तो भी वो अनइक्वल वेक्टर कहलाएंगे, है ना, ये ध्यान देना। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे ये राइट साइड एक फोर्स लग रहा है F1, ये बच्चे 5 न्यूटन का फोर्स, है ना, और दूसरे ऑब्जेक्ट पे ये नीचे लगा रहे हम F2, ये भी 5 न्यूटन का है। तो बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है ना, तो वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 विल बी डिफरेंट, अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर बच्चे क्या होता है, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर, है ना। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, यूनिट वेक्टर ऐसे निकाला जाता है, कैप लगाया जाता है उसके ऊपर, ये होगा वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे बच्चे यूनिट वेक्टर को निकाला जाता है ना। अगर हम देखें ये बच्चों हम एक्स वाई जेड एक्सिस ले लें तो देखो, अगर ये हमारा ऑरिजिन है ना, ये x, ये y और ये z, तो बच्चे ये माइनस z हो गया, ये माइनस x हो गया, ये माइनस y हो गया। तो बेटा इस डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है तो उसको लिखते हैं i कैप। पॉजिटिव x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है इट इज टेकन i कैप। पॉजिटिव y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चे इट इज टेकन j कैप। नेगेटिव x डायरेक्शन में माइनस i कैप यूनिट वेक्टर होता है, यहाँ माइनस j कैप होगा। पॉजिटिव z में k कैप यूनिट वेक्टर होता है और नेगेटिव z में माइनस k कैप होता है। इसका यूज क्या होता है बच्चों, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है इन दैट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 5 न्यूटन को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स बन जाएगा 5 आई कैप, दैट इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं बच्चों हम पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर बच्चे वो वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, है ना। तो द वेक्टर which shows the position of any point or object, है ना, with respect to origin is called पोजीशन वेक्टर, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे मैं 2 डायमेंशन की बात करूं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर एक पॉइंट है, सपोज वेक्टर P, एक पॉइंट P है और बच्चे इसके कोऑर्डिनेट है x, y, है ना।
तो हमें इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो बच्चों ये ओरिजिन हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर ओ से पी की तरफ होगा, ये है ना। तो ये जो वेक्टर हुआ ओपी वेक्टर विल बी कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। क्या होगा? ओपी वेक्टर। क्या होगा बच्चे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, राइट। अगर मैं इसको वेक्टर आर बोलूं तो क्या हो सकता है बच्चे? वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। फिर बच्चे इसका मैग्नीट्यूड लिखे हम, मैग्नीट्यूड, तो बच्चों आर कैप होता है इसका मॉड, क्या आ जाएगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। अगर हम यूनिट वेक्टर लिखें तो बच्चे आएगा वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, तो ये हो जाएगा आर कैप इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हम 3D में अगर लिखें इन 3 डायमेंशन, तो बच्चों वेक्टर आर लिखा जाएगा कितना? जैसे ओपी वेक्टर हो जाएगा, सपोज एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट भी दिया होता तो आता एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मॉड क्या आ जाता? यह था बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाता? यह था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, ठीक है, और पोजीशन वेक्टर। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसका क्वेश्चन है इफ 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस सी के कैप रिप्रेजेंट्स a unit vector find value of c। बच्चे c कोई कांस्टेंट है, तो देखो ये लिख रखा है कि दिस इज यूनिट वेक्टर, तो बच्चे अगर यूनिट वेक्टर लिख रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिख देंगे अंडर रूट 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखना है बच्चे? 1। अब इसको जस्ट सॉल्व कर दो, है ना। दोनों साइड का स्क्वायर कर रहा हूं बच्चों मैं, ये हो जाएगा 0.09 प्लस 0.16 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 0.25 प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सी स्क्वायर आएगा 1 ये आ जाएगा कितना आएगा? 0.75, है ना। तो c की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 0.75, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं बच्चों, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो बच्चों आपने क्या पढ़ लिया? यूनिट वेक्टर पढ़ लिया, पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो कहलाता है जो किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट शो करता है, वन पोजीशन से अनदर पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट शो करता है, ठीक है। तो इट शोज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। तो बच्चों जैसे मान लो यह हमारा x और ये y एक्सिस है, कोई एक ऑब्जेक्ट यहां है पॉइंट P पर, और वो कहां जाती है? पॉइंट Q पर जाती है,
ए से कहाँ, पी से कहाँ तक ले गए, क्यू तक ले गए। ठीक है, तो बच्चे देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2 y2। तो ये हुआ बच्चे पी क्यू जो हुआ ना, ये वेक्टर पी क्यू इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे जैसे ये है, ये ऑरिजिन है, इसका वेक्टर मैंने कहा r1 है, ओपी वेक्टर। अच्छा ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और बच्चे ये क्या हो गई, r2, ये है फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बच्चे अपना पी क्यू वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम इसको वेक्टर आर बोले तो हम लिख सकते हैं बच्चों, जो वेक्टर आर होगा यहां बोल सकते हैं कि ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब ये हो गया बच्चा कितना, वेक्टर r2, और ये हो गया वेक्टर r1। तो कितना आ गया ये, देखिए इसको हम लिख सकते हैं r2 वेक्टर को x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये पॉइंट q का पोजीशन वेक्टर है, माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो वेक्टर r क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ठीक है, तो बच्चे ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, है ना। अब ध्यान देना, अगर हम 3D में बात करें तो बच्चों वेक्टर r हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो बच्चे मैग्नीट्यूड क्या आता है इसका, ये आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का, ये मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालो तो इसको इससे डिवाइड कर दो। तो अब हमने पढ़ा क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, एक डिफाइन होता है बच्चे नल वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर एक्चुअली वेक्टर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए डिफाइन किया गया है। तो नल वेक्टर या इसी का नाम है जीरो वेक्टर, है ना। तो बच्चों नाम से ही दिख रहा है कि जीरो वेक्टर है, तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो इट इज कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ठीक है, तो द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय जीरो कैप। ठीक है, फिर बच्चे आता है कोप्लेनर वेक्टर। बेटा नाम से ही क्लियर है, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो कोप्लेनर क्या होगा, वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। ठीक है, जैसे देखो बेटा, जैसे वेक्टर ए है, ये x1 i कैप प्लस y1 j कैप, तो xy प्लेन में लाई कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें 2i कैप प्लस 3j कैप, xy प्लेन में लाई कर रहा है ना। वेक्टर बी लिख दें 3i कैप प्लस 4j कैप, xy प्लेन में लाई कर रहा है ना। वेक्टर सी लिख दें माइनस 4i कैप प्लस
जे कैप। तो बच्चे ए बी सी तीनों ही कोप्लेनर हैं क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना। तो हम लिखेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। क्लियर। बट अगर हम वेक्टर डी लिखें जो दिया हो -3i प्लस के कैप, तो बच्चों अब ये इसका कोप्लेनर नहीं है क्योंकि ये किस में लाई कर रहा है, एक्स जेड प्लेन में। ये के कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट है, किस में लाई कर रहा है, एक्स जेड प्लेन में। ठीक है। देखो अब आता है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स। बच्चे नाम से ही क्लियर है, वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। जैसे मान लो हम 3 वेक्टर्स बनाएं, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। फिर देखिए को टर्मिनस वेक्टर्स, तो ये क्या होंगे, वेक्टर्स हैविंग सेम एंडिंग पॉइंट्स। ठीक है। जैसे मान लो ये 3 वेक्टर्स हैं, राइट, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों के एंडिंग पॉइंट सेम है, तो बच्चे क्या कहलाएंगे, को टर्मिनस वेक्टर्स। ठीक है। अब देखो बच्चों, जब हमने वेक्टर्स को डिफाइन कर लिया, ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स का। जैसे मैग्नीट्यूड का एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, इफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, है ना। तो बेटा तुम्हें क्या करना है इसमें, सिंपल इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। या तो बोल दे अलोंग वेक्टर ए, या बोल दे पैरेलल टू वेक्टर ए, दोनों ही का रिजल्ट सेम होगा। बच्चों हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए का निकाल दो मॉड, कितना आएगा, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, है ना। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या हो गया, 9, 4, 16, तो यह आ गया 29, है ना। तो अब हम यूनिट वेक्टर निकालें तो ए कैप क्या आ जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो बच्चे वेक्टर ए कैप क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय 29, है ना। ए कैप क्या आ गया, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 3/29 i कैप प्लस 2/29 j कैप प्लस 4/29 रूट का k कैप। तो बच्चे आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है। देखिए